और अब शुरुआत करते हैं पहाड़ विवाद की। सबसे पहले खबर हरिद्वार से। बड़ी खबर, रानीपुर विधायक आदेश चौहान की पहल और कोरोना से निपटने के लिए अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने 1 करोड़ रुपए अपनी विधायक निधि से जारी किए हैं। 70 लाख रुपए से मेडिकल उपकरण खरीदे जाएंगे, 30 लाख रुपए से सैनिटाइजर, वाहन और स्प्रे टैंकर खरीदे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, 1 करोड़ रुपए अपनी विधायक निधि से वो देंगे, जिससे टैंकर, सैनिटाइजर, वाहन, स्प्रे टैंकर खरीदे जाएंगे, इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में वात्सल्य योजना की घोषणा की है और ये योजना उन अनाथ बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 के संक्रमण से अपने माता पिता को खोया। ऐसे अनाथ बच्चों की उम्र 21 वर्ष होने तक उनके भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अब राज्य सरकार करेगी। साथ ही बच्चों को हर महीने 3000 रुपए भरण पोषण भत्ता मिलेगा। तो राज्य सरकार की यह पहल वात्सल्य योजना, और ऐसे वक्त में जब वाकई उन परिवारों के, जिन परिवारों के सर से माता पिता का साया उठ गया है, सरकार से सबसे ज्यादा उनको मदद की उम्मीद। और ऐसे वक्त में इस योजना की शुरुआत से इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो और हर पीड़ित तक इसका लाभ पहुंचे, इसके कवायद भी की जानी चाहिए। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, वात्सल्य योजना क्या है, क्या क्या इसमें पीड़ित परिवारों को मिलने जा रहा है, किस तरह से इसकी शुरुआत होने वाली है, लगभग कितने परिवार हैं, क्या कोई डेटा सरकार के पास इस बारे में है या नहीं है? जो भी जानकारी आपके पास इस योजना से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप दर्शकों को दें। जी राजीव, देखिए, राज्य सरकार की बहुत अच्छी पहल है और जो कोविड काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, जो अनाथ हो चुके हैं और जिनके सिरों पर पहाड़ टूटा है और जो अभी फिलहाल अनाथ बच्चे उत्तराखंड में हैं, उनके लिए अब राज्य सरकार वात्सल्य योजना शुरू करने जा रही है। ये बड़ी राहत है उन अनाथ बच्चों के लिए जो कोविड काल में जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है। अब राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल और सराहनीय अच्छा कदम उठाते हुए ये योजना, वात्सल्य योजना शुरू की है, जिसमें जो अनाथ बच्चे हैं उनको प्रति माह 3000 रुपये राज्य सरकार की ओर से देने की ये योजना शुरू होने जा रही है, जिनको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और जो जैसे ये योजना शुरू होगी तो तमाम कार्य योजना सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। तो एक बड़ी राहत उन अनाथ बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता खोए हैं। और ऐसे में पैतृक संपत्ति के लिए भी नियम बनाए जाएंगे और जब तक ये अनाथ बच्चे बालिग नहीं हो जाते तो उनकी पैतृक संपत्ति को कोई बेच भी नहीं सकता है। और उसके साथ साथ जो 3000 रुपये प्रति माह राज्य सरकार उन अनाथ बच्चों को देने जा रही है, उसमें उनका भरण पोषण के लिए ये 3000 होंगे और उसके साथ साथ ही राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार एवं नौकरी में भी आरक्षण 3000 रुपये दिए जाएंगे। ये प्रति बच्चे दिए जाएंगे या प्रति परिवार दिए जाएंगे? जी देखिए, अभी राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को अभी डेटा इकट्ठे करने की बात की गई है और तमाम इस योजना को धरातल पर उतारने की बात जल्द से जल्द की गई है, क्योंकि अब लगातार कोविड काल में ये बहुत ही अच्छी सरकार की पहल है। और ऐसे में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, यानी कोविड काल में उनके लगातार एक पहाड़ उन पर टूटा है, उन परिवारों पर टूटा है, तो ऐसे में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ये वात्सल्य योजना शुरू की है। अब ऐसे में जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्य योजना को किस तरीके से वो सुनिश्चित करेंगे। अब ये डेटा जरूर इकट्ठा होगा कि कितने ऐसे परिवार हैं जो अभी फिलहाल राज्य में जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, कितने बच्चे हैं। अब उनका डाटा इकट्ठा जिलाधिकारियों के ऊपर राज्य सरकार ने छोड़ा है कि वो जल्द से जल्द इस कार्य योजना को धरातल पर उतारे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन की, कितने कम वक्त में इन पीड़ित परिवारों तक लाभ पहुंचे, उनको इसका फायदा मिले। और बहुत कम वक्त है और कम वक्त में उन तक पहुंचना, ये सुनिश्चित करना चाहिए जिलाधिकारियों को। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत का बागेश्वर का दौरा आज, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार बागेश्वर जाने वाले हैं। तो उनका पहला दौरा बागेश्वर का मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सुबह 11 बजे सीएम डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे। यहां पर नए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करना है, ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लेंगे।
विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। बागेश्वर के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत का पिथौरागढ़ का दौरा है। दोपहर 2:35 पर नैनी सैनी हवाई पट्टी फिर पहुंचेंगे। 20 हॉस्पिटल जाएंगे और यहां पर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तो पिथौरागढ़ का, बागेश्वर का उनका दौरा, लंबी समीक्षा बैठक भी सीएम को करनी है और उसके बाद वन विश्राम गृह में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम के साथ पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल भी साथ में रहेंगे। साथ ही साथ सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहेंगे। और विनोद हमारे साथ, संवाददाता हमारे लगातार बने हुए। विनोद, कुमाऊं का, पिथौरागढ़ का, बागेश्वर का मुख्यमंत्री का दौरा, सिलसिलेवार दर्शकों को बताएं क्या रहेगा दौरे में। जी राजीव, 2 दिनों का दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कुमाऊं क्षेत्र का है, जहां पर आज सबसे पहले वो बागेश्वर जनपद पहुंचेंगे। बागेश्वर में सबसे पहले जिला चिकित्सालय का वो निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ में कोविड केयर सेंटर के साथ ही और ट्रामा सेंटर का भी आज निरीक्षण करने वाले हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ में और जनपदीय जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके साथ में आज वो बैठक करेंगे और कोविड की समीक्षा के बारे में सभी जानकारी लेंगे। इसके अलावा पिथौरागढ़ का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है और ऐसे में वहाँ पर भी जिला चिकित्सालय, कोविड केयर सेंटर एवं तमाम कोविड से संबंधित सभी जानकारी मुख्यमंत्री जिला स्तर के अधिकारियों से लेने वाले हैं। और आज ही रात्रि विश्राम भी पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है और कल पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों के साथ में कोविड की समीक्षा करेंगे और कल देहरादून में मुख्यमंत्री की वापसी होगी। तो ये 2 दिनों का दौरा कुमाऊं क्षेत्र का है, जिसके लिए कोविड से संबंधित अलग-अलग जनपदों में इंतजामों को मुख्यमंत्री देखने वाले हैं। विनोद, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो पहले बागेश्वर जाएंगे, कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण, फिर पिथौरागढ़ का उनका दौरा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में अब कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 2903 नए मामले सामने, जबकि कोरोना से 64 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटों में 8164 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए और अभी भी 17,919 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। बैकलॉग की आप संख्या देखिए, 17,919 के तो आंकड़े रिपोर्ट आना बाकी है अभी। जिलेवार कोरोना के मामलों की अगर बात करें तो अल्मोड़ा से 221, बागेश्वर में 40, चमोली में 160 केस, चंपावत में 89, देहरादून में 610, हरिद्वार में 465, नैनीताल में 256, पौड़ी से 297 केस आए हैं, पिथौरागढ़ से 112 केस, रुद्रप्रयाग से 131 केस, टिहरी से 281 केस, उधम सिंह नगर से 183 केस, तो उत्तरकाशी जैसे जिले से 58 नए मामले सामने आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों और राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में सांसदों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनता को उचित इलाज और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए देश के दूर दराज के क्षेत्रों और गांवों तक टेस्टिंग एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना होगा। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले 1 हफ्ते से कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यापक स्तर पर कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार है धीमी। 22% लोगों को ही अब तक वैक्सीन लग पाई है हरिद्वार में और प्रदेश में सबसे पहले हरिद्वार से ही ये टीकाकरण शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद भी रफ्तार बहुत धीमी है। वैक्सीन न मिलने से गति बहुत धीमी है टीकाकरण की। 100 से ज्यादा सेंटर्स बंद हो चुके हैं। आप इस संख्या पर गौर कीजिए, 100 से ज्यादा सेंटर्स हरिद्वार में बंद हो चुके हैं। शनिवार को कुल 15,000 डोज हरिद्वार पहुंची और हरिद्वार में वैक्सीन की मांग ज्यादा है। पंकज राणा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। पंकज, वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में बताइए, कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है, कितने को लगनी है, सेंटर्स में हाल क्या है, कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है, कौन सी नहीं मिल रही है? बिल्कुल अजय, देखिए हरिद्वार में कुंभ जब शुरू हुआ था उसके दौरान ही हरिद्वार में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया था और पूरे उत्तराखंड में हरिद्वार ही एक ऐसा जिला था जिसमें सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। कुंभ में जो ड्यूटी में तैनात तमाम कर्मचारी थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे, वो तकरीबन 80,000 के करीब लोगों को, जो वर्कर्स थे, उनको वैक्सीन लगी थी। और अभी तक जो जानकारी मिली है, तकरीबन अभी हरिद्वार में जो तमाम सेंटर थे उसमें तकरीबन 5 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेशन भी अभी हो पाया है। और हरिद्वार जिले की आबादी की बात करें तो ये 21 लाख से भी ऊपर है। ऐसे में
सवाल है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो क्यों नहीं वैक्सीनेशन हो पा रहा है। हालांकि डोज ना आने की वजह से इसमें कुछ रुकावट आई है, धीमी गति हुई है, लेकिन कल ही हरिद्वार में 15,000 वैक्सीन आई है जो 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों को लगी थी। लेकिन एक इससे भी चिंता की बात यह है कि वैक्सीन न आने की वजह से तकरीबन 140 के करीब जो सेंटर ये वैक्सीनेशन के बनाए गए थे पूरे हरिद्वार जिले में, वो तकरीबन बंदी की कगार पर, उन पर ताला लटका दिया गया है। वैक्सीन जब आएगी तो उनको फिर जैसे खोला जाएगा, क्योंकि तमाम जो युवा हैं 18 से 45 उम्र के जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि डोज नहीं आ पा रही है। तो जो हरिद्वार सीएमओ है उन्होंने कहा है कि 15,000 जो डोज हैं वो हरिद्वार शनिवार को पहुंच गई हैं और आज से कुछ सेंटरों में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। पंकज, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी इसलिए क्योंकि वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के जो वहां पर सेंटर्स बनाए गए थे उसमें से ज्यादातर सेंटर्स तो बंदी की कगार पर हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार की तरफ से आदेश जारी हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के केस लगातार आ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, मगर प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी है। ब्लैक फंगस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ब्लैक फंगस की दवाई एम्फोटेरेसिन बी के इस्तेमाल के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। अब ये दवाई सिर्फ डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज और राज्य सरकार के संस्थानों में ही मिलेगी। ये दवाई प्राइवेट अस्पताल में किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रिस्क्रिप्शन के लिए उपलब्ध नहीं होगी। अगर कोई डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करता है तो उसके लिए उसे अथॉरिटी फॉर्मेट साइन करके देना होगा। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के केसेस लगातार आ रहे हैं। कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। मरीजों के परिजन ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए सीएमओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध न होने के चलते लोग परेशान हैं। एसीएमओ का कहना है कि अभी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की काफी जरूरत है, मगर इंजेक्शन मुहैया नहीं हो पा रही है। जिस हिसाब से अभी पेशेंट्स के अटेंडेंट यहाँ आ रहे हैं उस हिसाब से हमें प्रचुर मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। इस समय मेरा जो एस्टिमेटेड है कि कम से कम हमें 5,000 ऑयल की अभी नितांत आवश्यक है। तो जैसे ही इंजेक्टेबल हम तक पहुँच जाएंगे मेरे सीएमओ लेवल पे, तो हम उसको तुरंत वितरित कर दें। मैं 4 दिन से यहाँ भटक रहा हूँ इंजेक्शन के लिए, एंथ्रोसिन बी के लिए, जो ब्लैक फंगस के लिए है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो दी गई थी उसमें फ़ोन नंबर दिए गए थे और ये बताया गया था कि हमें सीएमओ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नारायण सिंह देखिए उनका नंबर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, जो नंबर दिया गया है। अब हम यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इंजेक्शन नहीं है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने हर के पेड़े पर अस्थि विसर्जन और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए अधिकतम 4 लोगों को ही आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग हरिद्वार नहीं आ सकेंगे। जो लास्ट राइड्स के लिए जो है 20 लोगों का जो है वो संख्या जो है जीवों के अनुसार निर्धारित है। इसमें जो बाहरी राज्यों से आने के लिए भी जो है जो रूल्स है, इसमें विशेषकर राजस्थान से भी काफ़ी बसेस में भी आते हैं, उनके लिए भी जो है वो स्पेसिफिकली रूल्स निकाल करके अभी सर्कुलेट कर दिया गया है। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर भारी बारिश की वजह से पुलिया जो है बहने का मामला है और ग्रामीणों के लिए अभी तक कोई पहल तक नहीं की गई है। पिलंग गांव में भिलंगना नदी पर पुलिया बही थी और उसके बाद 8 परिवार जंगल में फंसे हुए और जोड़ाव के बीच में पैदल पुल बह जाने की वजह से लोग फंसे हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख विनीता ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को हालात से अवगत करवाया। इस वक्त की बड़ी खबर कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। जो जंगल में फंसे हुए हैं 8 परिवार, वो अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश के चलते 7 जगह पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे खोलने के लिए बीआरओ दिन रात जुटा हुआ है। इस काम में 9 जेसीबी मशीन समेत 100 से ज्यादा मजदूर लगे हैं।
उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों के भीतर बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। कहीं पर सड़क धंस गई तो कहीं पर मकानों पर मलबा गिरने की वजह से जनहानि हुई। मूसलाधार बारिश के बाद चंपावत में शारदा नदी उफान पर है। नदी के उफान में खनन काम में लगे मजदूर का परिवार फंस गया। एक ही परिवार के 9 सदस्य नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू चलाकर किसी तरह से इन मजदूरों का रेस्क्यू किया। 11 घंटे बाद टापू पर फंसे सभी 9 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। बारिश की वजह से लक्सर में नील धारा गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से नदी के किनारे बसे लोगों की परेशानी बढ़ गई। नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 60 लोग फंस गए। प्रशासन, जल पुलिस और एनडीआरएफ ने बोट की मदद से इन लोगों को रेस्क्यू किया। प्रशासन का कहना है कि लोगों को जलस्तर बढ़ने की जानकारी पहले ही दी गई थी, मगर लोग फिर भी अलर्ट नहीं हुए। उधर बागेश्वर में भी बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। गुनाकोट में एक मकान के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे मकान में रह रहे 9 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के पास भारी मलबा आ गया, जिस वजह से हाईवे कई जगह पर बाधित है। उधर भूस्खलन के कारण हाईवे के फाटा के पास सरकारी भवन का हिस्सा धंस गया। अभी एक दिन पहले ही एक वाहन मंदाकिनी नदी के उफान में फंस गया था। गनीमत रही कि चालक की जान बच गई। बारिश उत्तरकाशी में भी मुसीबत बनकर बरसी है। बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पड़ेथी गांव के नीचे बड़ी दरार आ गई, जिससे कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। पिथौरागढ़ में भी बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। रामगंगा नदी उफान पर है। बारिश की वजह से आवाजाही के लिए बना लकड़ी का पुल बह गया। नदी पर बना झूला पुल 2008 की आपदा में बह गया था। तब से ग्रामीण आवाजाही के लिए लकड़ी के पुल का इस्तेमाल करते थे। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश, बागेश्वर से हिमांशु, रुद्रप्रयाग से रोहित, लक्सर से श्याम, उत्तरकाशी से दिग्वीर के साथ चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। और अब बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के निकलने का सिलसिला जारी है, वो क्रम जारी है। और हरिद्वार के कनखल थाना इलाके के अंतर्गत जगजीतपुर क्षेत्र में गुलदार की दस्तक देखने को मिली। जगजीतपुर क्षेत्र के मातृ सदन आश्रम रोड पर मकान की छत पर गुलदार दिखा। गुलदार की दस्तक से इलाके में दहशत का माहौल है। मकान की छत पर एक गुलदार दिखा, आप देख सकते हैं। इसके खुर्राने की आवाज भी सुन सकते हैं। लोग दहशत में हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों में ये लगातार ये खतरनाक जंगली जीव आ रहे हैं। कोटद्वार में हाथी ने 2 लोगों पर हमला किया है। इलाज के लिए ले जाते वक्त दोनों की मौत भी हो गई है। कोटद्वार से बड़ी खबर, 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों पर हाथी ने हमला किया और हमले में दोनों की मौत हो गई है। उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था इलाज के लिए, लेकिन दोनों की मौत हो गई। अब दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य, आपको बता दें कि केंद्र ले जाया जा रहा था, लेकिन मौत हो गई। हाथी के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना स्थल इलाके पर वन कर्मचारियों को तैनात किया गया है। नई टिहरी की पीआईसी कॉलोनी के पास करीब 5 फीट लंबा एक सांप स्कूटी के अंदर घुस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने सांप को देखा तो मामले की जानकारी वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह सांप को पकड़ लिया, जिससे स्कूटी मालिक ने राहत की सांस ली और सांप को बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने जोशीमठ का दौरा किया और धन सिंह रावत का ये 4 दिवसीय दौरा है। अपने दौरे के दूसरे दिन धन सिंह रावत ने दुर्गम घाटी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया, ग्रामीणों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। धन सिंह रावत ने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि
मंत्री जी अगर राउंड पर हैं और बाहर जाकर भी बस निर्देश दे जा रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाइए, तो फिर टेस्टिंग बढ़ाएगा कौन और कब ये टेस्टिंग बढ़ेगी? अभी ये टेस्टिंग बढ़नी चाहिए थी, टेस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अभी सिर्फ निर्देश दिए जा रहे हैं। रुड़की के मंगलौर में किसान सेवा समिति में 7 कर्मचारियों के अवैध तरीके से नियुक्ति का आरोप है। अब इसे लेकर किसानों ने समिति के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और समिति की मांग है कि मामले की जांच होनी चाहिए। किसानों का आरोप है कि 7 लोगों की गुपचुप तरीके से नियुक्ति कर दी गई। नया चेयरमैन आता, नया जो प्रबंध निदेशक है नरेंद्र सिंह वो मिलता है यहाँ से। इन्होंने 7 कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाई जी, जो करी इन्होंने 7 कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाई जो इन्होंने करी है और इन्हें वेतन दिया इन्होंने 28,000 रुपये एक कर्मचारी के हिसाब से इन्होंने इन्हें वेतन दे दिया। 57,625 रुपये 2 महीने का वेतन दिया इन्होंने चेक लगा के, तो इन्होंने कुल वेतन काटा 6,83,375 रुपये। पहले इन्होंने 3.5 महीने संविदा पर दिखाए 35,000 के हिसाब से वेतन दिया इन्हें 3.5 महीने का 10,000 रुपये के हिसाब से। हल्द्वानी से महज 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर बसा है हिम्मतपुर नकाल राजस्व गांव और ये राजस्व गांव में आता है। गांव के लोग पिछले लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, मगर इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। लोगों की मांग है कि गांव को जोड़ने वाली सड़क, उस पर बहने वाली सूखी नदी में एक पुल बन जाए तो आवाजाही आसान हो जाए, लेकिन लोग बस इंतजार ही कर रहे, कई पीढ़ियां इंतजार कर रहे हैं लेकिन थक गए। मानसून सीजन करीब आते ही लोग सहम जाते हैं क्योंकि नदी उफान पर आ जाती है और फिर इनका संपर्क शहर से टूट जाता है। और महज 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर है हल्द्वानी से गांव और तब ये हाल है। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पुल की है। अब जब मानसून के आते ही यहाँ आवागमन रुक जाता है, जिससे आने जाने में बहुत परेशानी हो जाती है। और कोविड-19 को देखते हुए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मान लो अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे कैसे ले जाया जाए, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या है पुल की। हर साल बारिश की वजह से हरिद्वार के किसानों को काफी नुकसान होता है, खासकर मानसून सीजन के दौरान किसानों की फसलों को नुकसान होता है। इस बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ी है, मगर ये बारिश ऊंचाई वाले इलाकों में खेती करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद है, काफल के लिए फायदेमंद है और सिंचाई के लिए किसानों को उनकी फसलों के लिए पानी मिल गया। अगर ज़्यादा तगड़ी बारिश हो रही है उससे नुकसान हो जाता है, बाकी तो हल्की बारिश से कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान होता है? किस चीज़ से? जैसे मान लो धनिया वगैरह हुआ और लौकी हुई, वैसी लोटन हुई तो उनको तो नुकसान हो जाता है, बाकी तो और कोई नुकसान नहीं है, बारिश का फायदा ही है कुछ। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना है।